जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पार्लियामेंट की सुरक्षा चूक वाले मामले पर 6 लोग हैं शामिल साजिश में। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आर्टिकल 370 पर ओआईसी की स्टेटमेंट को किया खारिज। पाकिस्तानी एजेंसी को कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया एक व्यक्ति। रक्षा मंत्रालय ने आर्मी के लिए 6000 से अधिक पिनाका रॉकेट्स की खरीद को दी मंजूरी। और अपने मिलिट्री बेस पर हमले के बाद पाकिस्तान कर सकता है अफगानिस्तान में मिलिट्री एक्शन। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि है भारत के पार्लियामेंट में हुई एक बड़ी सुरक्षा चूक। तो हुआ यह कि आज 2 व्यक्ति विजिटर्स गैलरी से कूदकर लोकसभा में घुस आए थे और फिर जिसके बाद उन्होंने आसपास दौड़ना शुरू कर दिया। और यह घटना तब हुई जब लोकसभा में सेशन ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन तो घुसपैठियों के अचानक से अंदर घुस आने की वजह से उस सेशन को सस्पेंड किया गया। और फिर बहुत ही जल्द वहां पे मौजूद एमपीज और बाकी सिक्योरिटी पर्सनल ने उन दोनों ही व्यक्तियों को पकड़ लिया था। और बाकी वो जो घुसपैठिए थे वो अपने साथ स्मोक के कैनिस्टर्स लाए थे और जिससे येलो कलर का स्मोक भी निकल रहा था। और वो तस्वीरें भी आप सभी ने ऑलरेडी देख ली होंगी। और जबकि पार्लियामेंट के बाहर भी 2 इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक वुमेन भी है। और ये दोनों भी स्मोक कैनिस्टर्स के साथ किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये भी कहा गया कि विजिटर्स के गैलरी से कूदकर जो लोकसभा के अंदर घुसा था, तो इस व्यक्ति के पास एक विजिटर पास मिला है जिसमें उसका नाम सागर शर्मा लिखा गया है। और उस पास को बीजेपी मैसूर के एमपी प्रताप सिम्हा द्वारा इशू किया गया है। और अभी तक इस मामले पर टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और हमारा पार्लियामेंट पूरी तरह से सिक्योर भी है। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मल्टीपल एजेंसीज शामिल हो सकती हैं, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज। और जबकि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में 6 लोग शामिल हैं, जिनमें से अभी तक 4 की गिरफ्तारी की गई है। और एएनआई ने यह दावा दिल्ली पुलिस सोर्सेज के हवाले से किया है। और बचे हुए 2 लोगों को ढूंढा जा रहा है। और 6 में से 5 को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि नई दिल्ली के बाहर से थे और वे गुरुग्राम में रह रहे थे। और जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उनसे आईबी के सीनियर ऑफिशियल्स भी पूछताछ कर रहे हैं। और उन 4 लोगों के नाम है सागर शर्मा, मनोरंजन, जो कि अंदर घुसे थे, और बाकी 2 हैं अमोल और नीलम। इन दोनों को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने इस इंसिडेंट को बेहद ही चिंताजनक बताया है और इसे गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया है। और इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कराने की बात की गई है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सुटेबल एक्शन लिया जाए। और इसी इंसिडेंट को लेकर लोकसभा स्पीकर से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने मुलाकात भी करी थी। और बाकी लोकसभा सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी रिव्यू के लिए गृह मंत्रालय को लिखा है और अगले ऑर्डर्स आने तक पब्लिक गैलरी के लिए कोई भी पास को इशू करने से मना किया गया। और बाकी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। और अच्छी बात है कि इस पूरी घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अगर घायल कोई हुआ है तो वो घुसपैठिए हुए हैं जो लोकसभा में मौजूद एमपीज के हाथ लग गए थे। और वीडियोस तो आप सभी ने देखी होंगी। बाकी वीडियो से याद आया, इस इंसिडेंट को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की कुछ ऐसी वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं जिनको देखने के बाद कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। खैर, अगर मजाक से हटकर बात करें तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये कि आज 2001 पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को ऑलरेडी टाइट करके रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके इंसिडेंट हो गया। इसके अलावा भी कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी नागरिक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इंडियन पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर या उससे पहले हमला करने की धमकी भी दी थी। और फिर उसके बाद भी एक स्पेशल हाई अलर्ट जारी किया गया था, पर बावजूद उसके ये घटना हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सेशन ऑलरेडी जारी था, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छे खासी सुरक्षा के इंतजाम किए गए होंगे, लेकिन बावजूद इसके ये घटना हुई है। और ये एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर भी है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो व्यक्ति केवल अंदर घुसे ही नहीं है, बल्कि वो अपने साथ कलर्ड स्मोक कैनिस्टर्स तक अंदर ले गए, जो कि उन्होंने वहाँ जाके चलाए भी। और जरा सोचिए कि अगर वो स्मोक कैनिस्टर के बजाय कुछ और एक्सप्लोजिव होता तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता था। तो इसलिए इस पूरी घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। महाराष्ट्र एटीएस ने गौरव पाटिल नाम के एक 23 वर्षीय युवा को गिरफ्तार किया है, जो कि सिविल अप्रेंटिस के तौर पर नेवल डॉक में काम करता था। और इस पर आरोप है कि इसने पाकिस्तानी एजेंसी के साथ भारत सरकार की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। एटीएस के मुताबिक ये जो आरोपी है, ये व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एजेंट के साथ टच में था। और इस पूरे मामले पर 4 लोगों के खिलाफ एटीएस ने केस दर्ज कराए। और जो बाकी 3 संदिग्ध हैं वो गौरव पाटिल के साथ कांटेक्ट में थे। यानी कि अभी ये एक तरह का हनी ट्रैप वाला मामला दिख रहा है। और फिलहाल इस मामले पर अन्य जानकारी आनी बाकी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के पक्ष में लिए गए फैसले पर पाकिस्तान और चीन के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि ओआईसी, तो इनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें ओआईसी के जनरल सेक्रेटरीट की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया था कि वे क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति को बदलने के उद्देश्य से 5 अगस्त 2019 को उठाए गए सभी अवैध और एक तरफा उपायों को उलटने के अपने आह्वान को दोहराता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि भारत ने जो आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया वो गलत था, वो एक तरफा था और उस फैसले को वापस लिया जाए। तो ओआईसी की इस स्टेटमेंट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल खारिज कर दिया है और ओआईसी की इस स्टेटमेंट को इल इन्फॉर्म्ड और इल इंटेंडेड बताया है।
यानी कि गलत जानकारी और गलत इरादे वाली स्टेटमेंट है ओआईसी की। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ओआईसी की इस तरह की स्टेटमेंट केवल और केवल ओआईसी की क्रेडिबिलिटी को ही कम करती है, क्योंकि जो ओआईसी है ये उनके इशारे पर ऐसा करता है जो कि खुद ह्यूमन राइट्स का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। और इसलिए ओआईसी की इस तरह की हरकत और भी प्रश्न उठाती है और ओआईसी के इस तरह के बयान उनकी क्रेडिबिलिटी को और कमजोर करते हैं। कल 14 दिसंबर को विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में इंडियन नेवी अपनी सर्विस में आईएनएस तार मुगली को औपचारिक रूप से इंडक्ट करेगी, जो कि एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। और पिछले 6 महीनों से विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में इस शिप पर व्यापक रूप से रिपेयर और अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा था। और अभी जो शिप है ये नेवी की सर्विस में फिर से कमीशन होने के लिए तैयार है। और शिप की खास बात यह है कि भारत के अलावा 2 और नेशंस में अपनी सर्विस दे चुकी है, जिसमें से एक है मालदीव और दूसरा है सेशेल्स। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने शिप को अपनी सर्विस में 2006 में कमीशन किया था और तब से लेकर अब तक ये इस साल मई के महीने में मालदीव की सर्विस से डीकमीशन की गई है। फिर उसके बाद ये शिप इंडियन नेवी को वापस कर दी गई थी और वापस की गई इस शिप को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इसे रिफर्बिश और रिपेयर करके वापस से इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल किया जाएगा। और ये अब अपने रिपेयर और अपग्रेड को पूरा करने के बाद इंडियन नेवी में अपनी सर्विस देने के लिए फिर से तैयार है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारे डेडिकेटेड डिफेंस ई मैगजीन पर स्पेशल विंटर सेल चल रही है, जिसमें आप इस डेडिकेटेड डिफेंस ई मैगजीन को 70% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है PKMKB। बाकी ई मैगजीन को बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय की DAC की मीटिंग में इंडियन आर्मी के लिए 2800 करोड़ रुपीस तक के प्रस्ताव को अप्रूव किया गया था और जिसके तहत इंडियन आर्मी के लिए 6400 के आसपास पिनाका रॉकेट्स लिए जाएंगे। और बाकी जो पहले ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई थी उनमें क्लियर किया गया था कि DAC की मीटिंग में आर्मी के लिए 2 टाइप के रॉकेट्स वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो कि थे एरिया डिनाइल म्यूनिशन टाइप 2 और टाइप 3। बाकी इन पिनाका रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में 2 कंपनीज करती हैं, जिसमें से एक तो है स्टेट ओन म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और दूसरी है प्राइवेट फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। और ये भी आप जानते होंगे कि पिनाका वेपन सिस्टम भारत के उन वेपन प्लेटफॉर्म्स में भी आता है जो कि दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किए गए, जैसे कि जो ये पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया गया है, जिनमें इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के अलावा लार्सन एंड टुब्रो और टाटा डिफेंस भी शामिल हैं, जिन्होंने पिनाका सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्शन लाइंस स्थापित करी हैं। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी की पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की 22 रेजिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो TGP ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला किया था, तो उस हमले में 100 किलोग्राम से भी अधिक के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि फिर इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगान डिप्लोमेट को समन भी किया था। और कुछ सोर्सेज का यह भी कहना है कि इस हमले के जवाब में पाकिस्तान एक बार फिर से अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है, लेकिन फिर उसके बाद किस तरह के परिणाम पाकिस्तान को भी भुगतने पड़ सकते हैं तो वो तो शायद पाकिस्तान भी अच्छी तरह से समझता होगा। चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी कि MSS, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी एक व्यापक जांच में ये पाया है कि जो ओवरसीज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसका इस्तेमाल चीन के सीक्रेट डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी किया जा रहा है, और जो कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। और उनका यह कहना है कि उनके कुछ प्रमुख सेक्टर्स जिसमें उनकी मिलिट्री भी आती है तो उसका कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ सोशल मीडिया WeChat पर रिवील करी है। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। बाकी उनका यह कहना है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी इंपॉर्टेंट नेशनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म को स्थापित करेंगे। और वैसे चाइना की इस इंटेलिजेंस एजेंसी MSS से याद आया कि आप जानते हैं कि MSS ने 30 अक्टूबर 2023 को एक ऐसे जेनेटिक वेपन के खतरे के बारे में बात करी थी जो कि कुछ खास जातियों को ही टारगेट करेगा। और होने को तो चाइना की इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि उन्हें इस तरह के वेपन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई जो कहीं ना कहीं इस तरह इशारा करती हैं कि क्या चीन खुद एक ऐसे बायो वेपन को विकसित कर रहा है जो कि एक विशिष्ट प्रकार की जाति को ही टारगेट करे। तो अगर आपको इस पूरे मामले को गहराई से समझना है तो उस पर एक डिटेल वीडियो हमने डिफेंस XP नेटवर्क चैनल पर अपलोड कर रखी है। हालांकि वो जो वीडियो है वो इंग्लिश में है लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। और बाकी अगर आपको उस वीडियो का हिंदी वाला वर्जन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो हम उसका हिंदी वर्जन डिफेंस स्क्वाड चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इंग्लिश वाला वर्जन भी जरूर देखिए और उसे शेयर भी करें। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक दृकपाल सिंह और मेजर सुरेंद्र वत्स वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उनमें से लांस नायक दृकपाल सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से
और मेजर सुरेंद्र को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2001 में जो पार्लियामेंट में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, तो उस हमले में पार्लियामेंट सिक्योरिटी और सीआरपीएफ के 9 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और जिनमें सीआरपीएफ की एक वुमेन ट्रूप कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी शामिल थी। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 2023 का नेवी डे कहां पर सेलिब्रेट किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।